नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज हम बात करेंगे HPOT यानी कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की। जानेंगे क्या यह प्रक्रिया, इस थेरेपी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और यह आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल से न्यूरोसर्जन डॉक्टर अक्षय बैद। सर, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू मैडम। डॉक्टर अक्षय, सबसे पहले यही समझना चाहते हैं आपसे कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि HPOT ये होती क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम इस अपॉर्चुनिटी के लिए। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी आज की डेट में एक नई पद्धति है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, स्टिल उसके बाद भी कई बार हमको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी ऐसी कंडीशंस में एक वरदान साबित होती है और हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद मतलब कंडीशन में बहुत ज़्यादा हद तक सुधार आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, हाइपरबारिक ऑक्सीजन। हाइपर इसका मतलब ज़्यादा, बारिक इसका मतलब प्रेशर एंड ऑक्सीजन जो नॉर्मली हम इनहेल करते हैं। सो बहुत हाई प्रेशर में 100% ऑक्सीजन जब हम मरीज को क्लोज चैम्बर में देते हैं, इस थेरेपी को हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। बिल्कुल सर, नाम से ही आपने बता दिया कि आखिर थेरेपी होती क्या है। सर, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके अगर प्रकार होते हैं तो कौन कौन से प्रकार हैं और कब आप लोग कौन से प्रकार की किस तरीके से इलाज करते हैं, इसके बारे में बताइए। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी यूजुअली दो प्रकार की होती है। एक होती है मोनोप्लेस हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, एक होती है मल्टीप्लेस हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। मोनोप्लेस हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में एक सिंगल चैम्बर होता है जिसमें एक सिंगल पेशेंट एक बार में रह सकता है, छोटी स्पेस में ये चीज होती है। मल्टीप्लेस में एक साथ 6 या 8 या 4 मरीजों को एक साथ लेके अपन एक साथ HBOT करा सकते हैं और ये ज्यादा स्पेस लेती है। इसके अपने फायदे और अपने नुकसान होता है। जैसे सिंगल मोनोप्लेस हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी चैम्बर में सिंगल पर्सन अगर है तो एक मरीज से दूसरे मरीज में क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत लो आता है और इसको चलाने में भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस थोड़ी आती है। और एक नुकसान इसका ये होता है कि अकेला अगर मरीज हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी ले रहा है और अगर क्लोज चैम्बर में है तो उसको थोड़ा भय या क्लॉस्ट्रोफोबिया की शिकायत आ सकती है। इसके विपरीत जो मल्टीप्लेस हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी है उसमें एक साथ मल्टीपल मरीजों का थेरेपी दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि ज्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, मेंटेनेंस और थेरेपी के लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। बट ज्यादा मरीजों का एक साथ ट्रीटमेंट होने का एक फायदा ये भी होता है कि अगर क्लोज चैम्बर में सिंगल आदमी है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, बट मल्टीपल लोगों के रहने से घबराहट थोड़ी कम हो जाती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया की शिकायत थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर अक्षय, अगर बात करें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की तो इसे कब कराना चाहिए, हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग आखिर क्यों किया जाता है। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी पहले के समय में ऐसा होता था कि बहुत कम इसके इंडिकेशंस होते थे और बहुत कम मतलब बीमारियों में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट बताई जाती थी। धीरे धीरे समय के साथ चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता जा रहा है तो नए आविष्कार हो रहे हैं। तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी आज की डेट में बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए बहुत कारगर साबित हो रही है। जैसे कि सपोज करिए, मैं एज ए न्यूरोसर्जन आपको बताना चाहूंगा, जब कभी सर की चोट लगती है, हेड इंजरी होती है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती है, स्ट्रोक की शिकायत जो आज की डेट में बहुत आम बात हो गई है, चाहे वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो चाहे वो इस्चेमिक स्ट्रोक हो, इसके अलावा दिमाग में हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी हो, दिमाग में कोई मवाद बना हो जिसको अपन एब्सेस बोलते हैं, ऐसी कंडीशंस में हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी बहुत कारगर साबित होती है और मरीजों के हित के लिए, मरीजों के इंप्रूवमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा बहुत सारी और कंडीशंस है, जैसे क्रॉनिक वुंड्स हो गए, डायबिटिक फुट हो गया, डायबिटीज की वजह से जो भी हमको वुंड होता है उसको हील होने में वैसे भी थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि शुगर की वजह से हमारी बॉडी थोड़ी सी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहती है। इसके अलावा क्रॉनिक बोन का इंफेक्शन जिसे हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, एयर एम्बोलिज्म, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, और आज के जमाने ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को सडन एकदम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया है और कान से सुनने की क्षमता एकदम खत्म हो गई है, वैसे मरीजों में भी अगर हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। डॉक्टर अक्षय, हमने कई सारी थेरेपी के बारे में अब तक सुना और हर थेरेपी में उनके काम करने का तरीका अलग होता है। वो हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रक्रिया करती है, किस तरीके से काम करती है, इसका तरीका भी अलग होता है। अगर HPOT की हम बात करें तो ये कैसे काम करती है, कितना समय लगता है इसे पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने में। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी जो काम करती है उसके पीछे जीन थेरेपी रहती है। जीन थेरेपी में इसमें क्या होता है, जो एक्साइटेटरी जीन्स होती है इसको ये एक्साइट करती है और जो इनहिबिटरी जीन्स होती है इसे ये सप्रेस करती है। जब भी हम किसी मरीज को हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं और 100% ऑक्सीजन उसको जाती है तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस का स्टिमुलेशन होता है। ये होने के बाद फिर जो ब्लड वेसल्स रहती है, जो खून की नलियां रहती है, नए नए नलियों का फॉर्मेशन होता है जिसको नियोवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं और इसके साथ साथ जो
पुराने सेल्स और टिश्यूज हैं, जो कोशिकाएं हैं, इन लोगों में रीजनरेशन होता है। जैसे ही इसमें रीजनरेशन होता है तो ये ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई कर पाती है और मरीज को इंप्रूवमेंट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज हैं और जो भी सेल्स हैं, सब तक जाने के लिए ऑक्सीजन बहुत मैंडेटरी है। ऑक्सीजन से ही सारा हमारा काम चलता है। ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड में दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है ब्लड सेल्स, दूसरा होता है प्लाज्मा। तो जब ये ऑक्सीजन नॉर्मली हम एयर में ब्रीथ करते हैं तो ये ऑक्सीजन हमें 21% की मात्रा में मिलती है। जब हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी को हम लेते हैं तो इसमें 100% ऑक्सीजन हमको मिलती है। तो ऐसी ऐसी जगह जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मोर रहती है, वहां ये ऑक्सीजन कंप्रेस होकर ज्यादा तेजी से जा पाती है और इंप्रूवमेंट आने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। चलिए, तो इसके प्रोसेस के बारे में आपने बताया डॉक्टर अक्षय, लेकिन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के फायदे क्या होते हैं? अगर इस थेरेपी को हम लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में क्या कुछ लाभ हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं? बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके मैंने अभी जिक्र किया, इन सब बीमारियों में हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी काफ़ी हद तक कारगर होती है। खास करके हेड इंजरीज और डिफ्यूज एक्सिडेंट इंजरीज के पेशेंट में, जब हम ऑपरेशन कुछ कर नहीं सकते और ऑपरेशन की स्थिति हमारी बनती नहीं, मेडिकल मैनेजमेंट करने से भी हमको इंप्रूवमेंट की संभावनाएं मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम करते ज़रूर हैं, बट आउटकम कितना आएगा ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल रहेगा। तो हमने अपने सेंटर पे और स्टडीज़ में भी ये चीज़ देखी गई है कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी जब ऐसे मरीजों को दी जाती है तो इंप्रूवमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और इंप्रूवमेंट आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। डायबिटीज, जो कि आज की डेट में बहुत आम बीमारी है, डायबिटीज की वजह से जब कभी किसी को वुंड होता है, क्रॉनिक वुंड होता है, बेड सोर्स हो जाते हैं, ऑस्टियोमाइलिटिस, बोन का इन्फेक्शन हो जाता है, ट्रीटमेंट देने के बाद भी बहुत प्रोलॉन्ग रहती है थेरेपीज। तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी साथ में अगर हम एड ऑन कर दें तो इंप्रूवमेंट आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। डॉक्टर अच्छा, अगर हम किसी भी थेरेपी की बात करें, किसी भी ऑपरेशन की बात करें या सर्जरी की बात करें, तो इस सब के कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर में इनको कराने के बाद होते हैं। अगर HPOT की बात करें तो क्या कोई दुष्प्रभाव इसके होते हैं? जी, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के भी कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी कराते समय कभी मिर्गी के झटके आ सकते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, और ये सब जो चीज़ें, बेरोट्रॉमा हो सकता है, ये सब जो चीज़ें होती है, अगर थेरेपी हम बहुत ज़्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑक्सीजन देते हैं, जैसे सपोज कि 3 से ज़्यादा की मात्रा में अगर देते हैं तो ये होने की संभावना रहती है। हम आमतौर पे जो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी अपने सेंटर पे देते हैं वो 0.5 से स्टार्ट करके 1.5 तक ही देते हैं और मरीज के टॉलरेंस के हिसाब से हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं। यदि ये सही मात्रा में और सही प्रेशर में दी जाए तो कॉम्प्लिकेशन होने के और मतलब खराब इफेक्ट आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। डॉक्टर अक्षय, HPOT उपचार की जटिलताएं क्या है? जैसे अगर ऐसे डॉक्टर आप ये थेरेपी करते हैं किसी पेशेंट के ऊपर, तो उस समय आपको क्या दिक्कतें आती है या पेशेंट को क्या दिक्कतें आ सकती है? हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ट्रेन्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में लगती है। ये थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत हाई मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। जो पर सिटिंग हमको कराना रहता है तो कॉस्ट का भी थोड़ा इशू आता है, बट सिंगल सिटिंग में कभी भी हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में ट्रीटमेंट बहुत फ्रूटफुल नहीं आता। इसकी मल्टीपल सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ये ट्रीटमेंट और ये थेरेपी बहुत ही मतलब अच्छी साबित होती है। डॉक्टर अच्छा, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि एक ट्रेंड स्टाफ की जरूरत आपको पड़ती है इस थेरेपी के दौरान। कौन से वो स्टाफ होते हैं, क्या उनमें मतलब किस तरीके से स्टाफ इस दौरान मौजूद रहते हैं अगर बात करें उस कमरे में? नॉर्मल स्टाफ होते हैं, बट ये हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी को देने में थोड़े ट्रेंड होते हैं। इन्हें ये चीज़ पता होती है कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी हम दे रहे हैं तो ये देने के बाद किस हद तक हमारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कब कौन से पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है कि अब हमें रुक जाना है, कब कौन से ऐसे पॉइंट पे हमें इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। 100% ऑक्सीजन किसी भी मरीज को यदि डायरेक्टली दिया जाए तो इसके प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करने के पहले और ख़त्म होने के बाद कुछ समय ऐसा रहता है कि हमको उस चेंबर में नॉर्मल ऑक्सीजन में मरीज को रखना पड़ता है ताकि अचानक से डिकम्प्रेशन या फिर इसकी समस्याएं ना आए। डॉक्टर अच्छा, जैसे कि अगर आप किसी पेशेंट को बता रहे हैं कि उन्हें ये थेरेपी कराने की जरूरत है, लेकिन कई बार होता है कि हम बहुत सारे थेरेपी बहुत नॉर्मल है जिनके बारे में हम सुने हैं, लेकिन इस थेरेपी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में उनका रिस्पॉन्स क्या होता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें ये थेरेपी करानी है? साथ ही बताइए कि क्या इसके कोई दुष्प्रभाव होते हैं और अगर होते हैं तो क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और ये कितनी स्वास्थ्यवर्धक है? ये थेरेपी कंप्लीटली स्वास्थ्यवर्धक है। यदि सही मायने में सही बीमारी के लिए इस थेरेपी को दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी साबित होती है। मरीजों को ये ट्रीटमेंट बताने के लिए हमें भी
थोड़ी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि ये ऐसा पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है जो आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं। तो हमें अगर ऐसा रहता है तो उसके वीडियोस दिखा के या हमारे पुराने जो मरीज रहते हैं उसमें कैसा इंप्रूवमेंट आया है वो बता के हम मरीज को इस चीज के लिए काउंसिल करते हैं। यदि मरीज इस चीज के लिए मानता है और वो थेरेपी कराता है तो इनिशियली कुछ साइकिल्स लेने के बाद आमतौर पर ऐसा होता है कि मरीज के परिवार वाले या मरीज खुद इस चीज में बहुत हद तक अपना बेनिफिट देखता है और फिर ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए हमें यह कंसेंट दे देता है। डॉक्टर अक्षय, कई बार हमने देखा है कि कई थेरेपीज की कई डिमांड्स भी होती है जो हमारे बॉडी के हिसाब से होती है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो वो ये थेरेपी नहीं करा सकता, किसी को अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो ये थेरेपी नहीं करा सकता। अगर HPOT की बात करें तो क्या ये सभी के लिए सेफ है? क्या हर तरीके के पेशेंट इसे करा सकते हैं जिन्हें ये समस्या हो रही है? जी, कुछ मरीज ऐसे होते हैं, कुछ इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के। जैसे कि एक प्रेग्नेंट महिला है वो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी नहीं करा सकती हैं। जिन लोगों को मिर्गी के झटके आते हैं वो लोग भी ये थेरेपी नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कीमोथेरेपी का डोज चल रहा है जैसे कि सिस्प्लैटिन, डॉक्सोरूबासिन, ये सब कंडीशंस में भी हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। कुछ ऐसे मरीज है जो बहुत हाई डोज स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, जिनको अकेलेपन से थोड़ा डर लगता है या बंद चैम्बर में उनको थोड़ी घबराहट सी होती है, ऐसे मरीजों में भी हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी हम नहीं करा पाते हैं। अब बात करते हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की। यहाँ पर पेशेंट को इस थेरेपी को लेकर क्या सुविधाएं मिलती है और इसके बारे में सर बताइए। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी छत्तीसगढ़ का एकमात्र और सबसे पहला हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का जो सेंटर है वो श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हम यहाँ पर रोज मतलब काफी मात्रा में लोगों का हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, उन्हें समझाते हैं। इस चीज का ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्हें रिस्पॉन्स भी मिलता है। रही बात IPD पेशेंट्स की जो भर्ती रहते हैं, काफी ऐसे मरीज हैं जो IPD बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट कराते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डे टू डे बेसिस पे आकर हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी OPD बेसिस पे भी ले पाते हैं। इससे रिलेटेड सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। पूरी टीम है जो इससे रिलेटेड सारी चीजों की काउंसलिंग करती है और इसको बताती है ताकि इसके उपयोग के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट उपलब्ध करा पाए। चलिए, तो हमारे विषय पर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अक्षय, HPOT की अगर बात करें तो उसके पहले की प्रक्रिया क्या होती है? एक पेशेंट अपने आप को उसके लिए कैसे तैयार करता है? ऐसे डॉक्टर आप क्या तैयारियां करते हैं, क्या प्रिपरेशन करते हैं इस थेरेपी के पहले? मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे हेड इंजरीज के आते हैं जिसमें मरीज कई बार ऐसा रहता है कि पूरे हद तक होश में नहीं रहता है, ऐसी कंडीशन में मरीज के फायदे के लिए जो परिवारजन रहते हैं उसे इस ट्रीटमेंट के लिए हमें कन्विंस करना पड़ता है। हमें उन्हें इन चीजों से रिलेटेड समझाना पड़ता है कि कैसे ये थेरेपी दी जाएगी, कैसे इसका इंप्रूवमेंट आएगा। यदि कोई मरीज इसके लिए थोड़ा सा और उत्सुक रहता है और जानना चाहता है तो कई बार जब थेरेपी चलती रहती है या नहीं चलती तो बाहर से हम उसे दिखा पाते ताकि उसको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह की थेरेपी दी जाएगी। इसके साथ साथ कई सारे वीडियोस ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल हैं जिसको हम दिखाते हैं, जिसको मरीज को खुद बोलते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और वो देखने के बाद यदि उन्हें ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट आने की संभावना है तो ये थेरेपी करा सकते हैं। डॉक्टर अक्षय, हमने कई सारी थेरेपीज के बारे में सुना है जिसमें पूरी तरीके से रिकवरी होने में, पूरी तरीके से ठीक होने में कई महीनों, कई सालों का भी समय लग जाता है। अगर HPOT की बात करें तो इसमें पूरी रिकवरी होने में कितना समय लगता है? जी, आमतौर पे हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी हम देते हैं तो 20 साइकिल जो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी ये हमें देने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी जैसे रिस्पांस अगर आता है, इंप्रूवमेंट आता है, खास करके सर्द की चोट और हेड इंजरीज के पेशेंट में, तो ये हम बढ़ाकर 40 साइकिल तक भी कर पाते हैं। तो ये 20 साइकिल जैसे स्टार्ट होती है तो इनिशियली हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो दिन में ये साइकिल ऑफ थेरेपी एक बार हम देते हैं। उसके बाद जैसे पेशेंट का टॉलरेंस लेवल बढ़ता है और वो ले पाता है तो इस थेरेपी को हम दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी ही डायनेमिक होती है और पेशेंट की नीड और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इस चीज का डिसीजन लिया जाता है। ये थेरेपी 90 मिनट की होती है जिसमें शुरू के 15 मिनट हम नॉर्मल ऑक्सीजन में रखते हैं मरीज को चेंबर में, उसके बाद के 60 मिनट हम 100% ऑक्सीजन के साथ HBOT थेरेपी देते हैं और आखिरी के 15 मिनट फिर डिकम्प्रेशन के होते हैं जिसमें नॉर्मल एयर में मरीज को रखते हैं ताकि इसके साइड इफेक्ट्स आने की संभावना काफी हद तक कम हो जाए। डॉक्टर अक्षय, क्योंकि आप एक न्यूरो सर्जन है इसलिए आप समझना चाहते हैं कि कई बार लोगों को इससे जुड़ी समस्याएं होती है लेकिन उन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें किस डॉक्टर के पास जाना है, कैसे अपना चेकअप कराना है। उन दर्शकों को, उन लोगों को थोड़ा बताइए कि किस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके पास आ सकते हैं। देखिए, ब्रेन से रिलेटेड जो भी समस्या होती है बहुत ही आम मतलब प्रॉब्लम्स होती है और सिम्टम्स और साइंस आते हैं जिसमें हमको मतलब कई बार हम लोग बहुत ट्रीटमेंट को ओवरलुक कर देते हैं। बट अगर स्थिति बनी रहती है तो ये बेटर रहता है कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से तुरंत संपर्क किया जाए। कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सरदर्द होना, उल्टियाँ आना, आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा जाना, भूल जाना, अजीब अजीब सी बातें करना, बिहेवियरल कई बार चेंज आना, चेहरे का एक तरफ से टेढ़ापन आ जाना, कान में सुनाई नहीं आना, आंखों के आगे
धुंधलापन सा छा जाना, इसके अलावा गर्दन का दर्द, पैर का दर्द, हाथ पैर में जकड़न, अगड़न या सुन्नपन आ जाना या कमजोरी आ जाना, पेशाब और लेटरिन करने में कोई समस्या आना, इस तरह की कई सारी ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम हमको आते हैं तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि आप इमीडिएटली किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इस चीज़ का उपचार कराना प्रेफर करेंगे। डॉक्टर अक्षय, आपने एचबीओटी के बारे में कई सारी जानकारी हमसे साझा की, लेकिन आपसे अब ये भी जानना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट अब तक का कैसा आया है, क्योंकि आपने कई सारे लोगों को इसे ठीक भी किया होगा, उनके रिस्पॉन्स इस पर कैसे आए, कैसे वो पूरी तरीके से ठीक हुए, इसे बताइए। हमारे सेंटर पे जो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी लगी है, मेरे एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें आउटकम काफ़ी अच्छा आया है, इसीलिए हम इस थेरेपी को कंटिन्यू करके लोगों को देना प्रेफर करते हैं। हेड इंजरीज के पेशेंट में जहां कई बार ऐसा रहता है कि इंप्रूवमेंट आने की संभावना काफ़ी कम रहती है, ऐसे में मरीज के परिवारजनों को भी हमको समझाना पड़ता है कि टाइम लगेगा बट टाइम के साथ सुधार आने की संभावना रहेगी। तो ऐसे जब हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी भी हम देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम से देखा गया है जैसे जैसे समय बीतता है मरीज इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और वो जानता है, समझता है कि इस थेरेपी से हमें काफी हद तक सुधार आ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे लोग रहते हैं, जैसे डायबिटीज की बात कर ले तो आज की डेट में बहुत आम बीमारी है, स्ट्रोक जो है बहुत आम बीमारी है। ऐसे मरीजों में जब कभी कोई जख्म हो जाता है डायबिटीज के पेशेंट्स में, तो इंप्रूवमेंट आने की संभावना थोड़ी डिलेड हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से वुंड हीलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे वुंड को अगर हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के पास रखते हैं, या ऑस्टियोमाइलिटिस के पेशेंट को अगर हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में रखते हैं, तो ऐसे मरीजों में ऑक्सीजन की मात्रा काफी हद तक उस जख्म पे जाती है और इंप्रूवमेंट आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि पूरी तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका आ रहा है, डॉक्टर अक्षय आपसे भी समझना चाहते हो कि हमने सुना है कि पैर के अल्सर के लिए भी एचबीओटी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बताइए। जी, पैर के अल्सर के लिए भी एचबीओटी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि सिर्फ पैर का अल्सर नहीं, शरीर के किसी भी हिस्से में घाव है, बेड सोर जो कि बेड रिडन पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन पाया जाता है, ऐसे पेशेंट बेड सोर, बेड की पोजीशन की वजह से जो सोर्स होते हैं, इसमें भी इंप्रूवमेंट आने और पैर के अल्सर में इंप्रूवमेंट आने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा रहती हैं। ये जो एरिया रहता है इसका इंप्रूवमेंट और इसमें हेल्दी होने की संभावना तब बनती है जब इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे और इसका ब्लड सप्लाई बढ़े। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में जब हाई प्रेशर में हम ऑक्सीजन देते हैं तो बहुत सही मात्रा में 100% ऑक्सीजन जब टिश्यूज तक पहुंचती है तो इनका रीजनरेशन, रिजुविनेशन काफी अच्छे तरीके से होता है और नई नई वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, तो भी इंप्रूवमेंट आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। और डॉक्टर अक्षय, क्या ऑक्सीजन थेरेपी सर्कुलेशन के लिए अच्छी है? इसका ब्लड सर्कुलेशन पर कितना प्रभाव पड़ता है? इसका ब्लड सर्कुलेशन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जो नसें खराब हो जाती हैं उनका इंप्रूवमेंट करने की भी काम करती है। इसके अलावा जिन नसों में इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है उसको भी थोड़ा सा रिकवर कराती है। जो पुरानी नसें हैं इस पे तो वर्क करती है। इसके अलावा नियोवैस्कुलराइजेशन और नया वेजोजेनेसिस, जो वैस्कुलर का फॉर्मेशन होता है वेसल्स का, उससे ब्लड सर्कुलेशन काफी हद तक एकदम पेरिफेरी तक भी पहुंच पाता है और इसमें संभावनाएं इंप्रूवमेंट की काफी हद तक बढ़ जाती हैं। डॉक्टर अक्षय, इससे पहले भी हमने यही बात की कि देखा जाए तो अगर लोगों को इस थेरेपी के बारे में बहुत कम जानकारी अभी होती है तो कई बार उस थेरेपी को सुन के थोड़ा सा असहज हो जाता है कि आखिर वो इसे कैसे कराएं, कहीं कोई दुष्प्रभाव इसका ना हो, साइड इफेक्ट ना हो। इसके लिए पेशेंट को उपचार के पहले किस तरीके से तैयार किया जाता है मेंटली, और ये बताइए कि इसमें जागरूकता इसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है? आज की डेट में जब नए नए उपकरण और नई नई चीज़ें काफ़ी हद तक आ गई है तो किसी भी नए ट्रीटमेंट में जाने के लिए बहुत जाहिर सी बात है कि कोई भी मरीज या मरीज के परिवारजन 10 बार सोचते हैं। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट रहता है वो सबकी सुनी सुनाई चीज़ें रहती है तो वो इजीली बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हमें मरीज को कन्विंस करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो इसको समझ के इसके अभाव में जाके इसका ट्रीटमेंट कराते हैं और काफ़ी हद तक इसका बेनिफिट भी ले पाते हैं। इसी के विपरीत कुछ ऐसे मरीज भी रहते हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे मरीजों को हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दे पाते हैं। बट हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हम मरीज को इन एंड आउट सारी चीज़ों की जानकारी दें ताकि वो इस चीज़ को समझे, एक्सेप्ट करे और अगर वो ओके रहे तो इस ट्रीटमेंट के लिए हम आगे बढ़ पाएं। डॉक्टर अक्षय, अगर हमें थेरेपी कराते हैं तो इसका जो लाभ होता है, जो बेनिफिट्स आपने बताया, जो हमारे शरीर को हमारे मेंटली तरीके से हमें होते हैं, इसके लाभ कब तक हमारे शरीर में बने रहते हैं और क्या ये हमेशा पूरी तरीके से लाभदायक होता है? हाँ बिल्कुल, हेड इंजरीज के केसेस में जैसा कि मैंने बताया, अगर एक बार सुधार आना चालू होता है और मरीज में काफी हद तक सुधार आता है तो समय के साथ धीरे धीरे सुधार आने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। पहली साइकिल हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी या दूसरी साइकिल हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देने के तुरंत बाद कभी भी सुधार नहीं आता है। जैसे हम ग्रेजुअली साइकिल्स बढ़ाते हैं और हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी और मिलने लगती है पेशेंट को, तब हमको धीरे धीरे सुधार आता है। तो ऐसी इंजरीज में जब हम 20 साइकिल कर लेते हैं उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, इंप्रूवमेंट हमें और चाहिए और ग्रेजुअली हमें मिल रहा है, तो हम बढ़ के इसमें 40 साइकिल तक भी जाते हैं और ऐसे मरीज में भविष्य में हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट दोबारा नहीं होती। बात करेंगे कॉस्मेसिस की और एंटी एजिंग की, जो कि बताया जाता है और होता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में काफी हद तक रिलीफ मिलता है। ऐसे केसेस में बीच बीच में इस चीज की सिटिंग की लेने की जरूरत पड़ती है।
डॉक्टर अक्षय, HPOT के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है एक पेशेंट को भी और आपको भी, इसके बारे में बताइए। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं, जैसे कि इसको लेने से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर इसको लेते हैं तो हमको सीजर आने के चांसेस रहते हैं, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है, मरीज को डर लगता है, या कोई मरीज हमारे ऐसे रहते हैं जिसमें गले के रास्ते एक छेद करके ट्रेकियोस्टमी की हुई रहती है हेड इंजरीज के पेशेंट में, तो ऐसे मरीज को हमको बहुत स्पेशल केयर देनी होती है। तो मरीज को नॉर्मल सा एक गाउन पहना के इस चेंबर में डाला जाता है और डालने के बाद उसको परसिस्टेंटली हम मॉनिटर करते हैं। एक बंदा वहां बाहर हमेशा रहता है जो इस चीज़ों को मॉनिटर करता है। यदि किसी भी समय हमें ऐसा लगता है कि मरीज को थोड़ी भी अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है, चाहे वो कॉन्शियस मरीज हो या फिर अनकॉन्शियस मरीज हो, तब फिर उस प्रक्रिया को हम तुरंत से स्टॉप करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद मरीज को बाहर निकाल के वापस उसको इंप्रूवमेंट लाने के चांसेस हम बढ़ा देते हैं। डॉक्टर अक्षय, HPOT के बारे में कई सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे जो दर्शक है जो इसके बारे में अक्सर सुनते होंगे लेकिन उनके इसके बारे में ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं रहती होगी, जाहिर सी बात है कि उनके लिए लाभदायक होगा ये, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी कमी, इसलिए आपसे समझना चाहते हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें सेहत के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए क्या जागरूकता के लिए उन्हें कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत कॉमन सेइंग है, हेल्थ इज वेल्थ, हु इज़ हेल्दी ही इज़ वेल्दी। ये बिल्कुल सही बात है। जिसकी सेहत अच्छी है, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। अपना रूटीन अच्छा बनाए रखें, रोज़ दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट का व्यायाम करें, नींद बराबर लें, खान पान अच्छा रखें, मेरी आपसे यही गुजारिश है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर अक्षय आपने भी ये कहा कि सेहत जो है वो सबसे बड़ी पूंजी होती है हमारे लिए, इसलिए सेहत का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए और HPOT से जुड़ी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ ही हमारे आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपसे हम कहते हैं कि अपने साथ साथ अपने परिवार की भी सेहत का जरूर ध्यान रखिए और IBC 24 के साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।